आज हम देखने वाले हैं ब्रीथ मूवी की शुरुआत में हम चीफ मिनिस्टर आदित्य को देखते हैं जिन्हें अचानक से कुछ हो जाता है और वो गोल्फ कोर्ट में ही गिर पड़ते हैं। इस वक्त उनके साथ उनके बचपन के दोस्त डॉक्टर मुखर्जी भी मौजूद होते हैं। अब सीएम को क्या हुआ ये बात किसी को पता नहीं चल रही होती है। मीडिया और बाकी लोगों की भीड़ तो रातों रात जमा हो जाती है। हर कोई जानना चाहता है कि सीएम को आखिर हुआ क्या है। उन्हीं में से एक अभी नाम का लड़का होता है जो कि न जाने क्यों सीएम के घर के बाहर पहले से मौजूद था। फिर तभी अचानक से सीएम को एम्बुलेंस के जरिए ब्रीद नाम के एक हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। अब ये देखकर अभी जानबूझकर अपनी बाइक गिरवाता है जिस कारण उसे भी ब्रीद हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। वहां पर अभी का जो लेडी डॉक्टर इलाज कर रही होती है वो उसे बताती है कि तुम्हें यहाँ यहाँ फ्रैक्चर हुआ है। साथ ही कहती है कि मैं तो तुम्हें जानती भी हूँ पर क्या तुम मुझे जानते हो। इतना कहने के बाद वो चली जाती है। लेकिन अभी को तो अभी सीएम के बारे में ही जानना होता है। वो हिम्मत करके अपने वार्ड से बाहर जाता है जहाँ वो देखता है कि सीएम को तो हॉस्पिटल के फर्स्ट फ्लोर में कड़ी सिक्योरिटी के अंदर रखा गया है जहाँ पर सिर्फ 2 डॉक्टर्स ही जा सकते हैं। अब अभी देखता है कि सीएम को देखने के लिए उनकी बेटी अम्मू और बीवी आई हुई है। और यहाँ की बातों से पता चलता है कि सीएम का अचानक से शुगर लेवल डाउन हो गया था और कुछ दिन के ऑब्जर्वेशन के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा। साथ ही हमें एक और चीज देखने को मिलती है कि अभी न जाने क्यों सीएम की वाइफ से छिपने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इस दौरान उसे ऐसे घूमते हुए वही लेडी डॉक्टर देख लेती है जो कि उसका इलाज कर रही है। वो अभी को ऐसे टहलते हुए देखकर उसे डांटने भी लग जाती है और साथ ही कहती है तुम एक बात बताओ, तुम गायब कहाँ हो गए थे, कभी कांटेक्ट भी नहीं किया तुमने, बस अचानक से एमबीबीएस थर्ड ईयर में तुमने कॉलेज छोड़ दिया। और ये सुनकर अभी दंग रह जाता है कि आखिर ये लड़की मेरे बारे में इतना कैसे जानती है। तब वो कहती है मैं एमबीबीएस के दौरान तुम्हारे साथ कॉलेज में थी, मुझे तुम भूल गए क्या, मेरा नाम कदाली है। और नाम सुनने के बाद तब जाकर अभी को उसके बारे में याद आता है। अब अगले 4 दिनों तक अभी बार बार सीएम के पास आईसीयू में जाने की कोशिश करता है मगर वो कामयाब नहीं हो पाता। इस तरह 4 दिन बीत जाते हैं। अब क्योंकि कदाली एक डॉक्टर थी तो अभी उसका आईडी कार्ड चुरा लेता है और डॉक्टर के लिए बनाई हुई लिफ्ट के जरिए फर्स्ट फ्लोर आईसीयू में पहुंच जाता है। मगर वहां आईसीयू के पास भी काफी सिक्योरिटी होती है जो उसे पकड़ लेती है और चेक करने पर उन्हें अभी के पास डॉक्टर कदाली का आईडी कार्ड मिलता है। तो वो कदाली को बुलाकर पूछते हैं इस बारे में। वो भी बहाना बना देती है कि अभी मेरा पेशेंट और दोस्त दोनों है, इससे मेरा आईडी कार्ड गिरा हुआ मिला होगा तो इसने सोचा होगा कि उसे दे दूं, इसलिए यहाँ तक पहुंच गया है ताकि मुझे दे सके। अब कदाली ने अभी को इसीलिए बचा था क्योंकि वो उससे प्यार करती है। पर अभी सीएम के पास जाना क्यों चाहता है ये भी वो अभी से पूछ लेती है, लेकिन अब इसका कुछ जवाब नहीं देता। तभी एक हॉस्पिटल वर्कर कदाली से ये कहती है मैम सीएम सर के कमरे में मोबाइल एक्सरे मशीन लेकर जानी है, इसलिए प्लीज मेरे साथ चलिए क्योंकि मेरे पास वहाँ का एक्सेस नहीं है। अब एक्सरे मशीन ले जाना तो जरूरी है तो कदाली उस वर्कर के साथ मशीन लेकर चली जाती है। मगर इस बार अभी उस मशीन में छिप गया था और इस तरह वो सीएम के पास आईसीयू में पहुंचने में कामयाब हो जाता है। जहां पर जैसे वो बाहर निकलता है तो वैसे ही वहां सीएम की वाइफ, उनकी बेटी और मुखर्जी आ जाते हैं। ये लोग सीएम की हालत के बारे में डिस्कस कर ही रहे होते हैं। तभी अमू को एक्सरे मशीन के पास से कुछ आवाज आती है। वो वहां जाकर देखती है तो उसे वहां पर अभी दिखता है, पर वो न जाने क्यों अपनी माँ के पूछने पर झूठ बोल देती है कि नहीं यहाँ कोई नहीं है। अब उसने ऐसा क्यों किया ये हमें अगले सीन में पता चलेगा दोस्तों। जब दूसरे दिन अम्मू अभी को कॉल करती है, दोनों की बात से हमको ये पता चलता है कि अम्मू और अभी भाई बहन है लेकिन सगे नहीं सौतेले। दरअसल अभी सीएम की दूसरी बीवी का बेटा है जिसके बारे में कोई नहीं जानता क्योंकि अभी की माँ ऐसा नहीं चाहती थी। हालांकि सीएम अपने बेटे अभी से बहुत प्यार करता है। अब एक दिन जब सीएम अभी के साथ होता है तो सीएम की वाइफ ने उनको देख लिया था और उसने सीएम से कहा कि अगर इस लड़के ने तुम्हें पापा बोला तो मैं अपनी बेटी के साथ आत्महत्या कर लूंगी। ये सुनकर अभी ने उनसे वादा किया कि आज के बाद मैं कभी इन्हें पापा नहीं बुलाऊंगा और तब से अभी उन्हें सर कहकर बुलाता है। अम्मू जानती थी कि अगर माँ ने उस वक्त अभी को देख लिया होता तो वो काफी गुस्सा करती, पर अम्मू ये नहीं समझ पा रही होती कि आखिर अभी आईसीयू में कर क्या रहा था उस वक्त। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी टीवी पर सीएम का हेल्थ बुलेटिन चलता है जिसमें डॉक्टर्स बताते हैं कि वैसे तो अभी तक सीएम ठीक है पर आज सुबह 4:15 पर उन्हें दौरा पड़ा, इस कारण उन्हें अभी और भी टेस्ट होंगे और उन्हें कुछ और दिनों तक यहाँ रहना होगा। अब ये चीज सुनकर अभी तो दंग रह जाता है क्योंकि उस वक्त यानी कि 4:15 पर वो सीएम के पास ही था। तब तो वो बिल्कुल ठीक थे, तो फिर डॉक्टर्स ने मीडिया से झूठ क्यों बोला ये अभी की समझ में नहीं आ रहा होता है। अब अभी के कॉलेज प्रोफेसर कुंदन भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। उनसे अभी सवाल करता है कि जो डॉक्टर्स हेल्थ बुलेटिन दे रहे थे क्या वही सीएम का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इसके जवाब में कुंदन उसे बताता है कि नहीं, ट्रीटमेंट तो किसी और ने किया है, वो डॉक्टर्स तो सिर्फ सीएम के हेल्थ चार्ट में जो ट्रीटमेंट डॉक्टर ने लिखा था वो बोल रहे थे। अभी और पता करता है तो उसको ये पता चलता है कि इस वक्त सीएम के ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर रामचंद्र का राउंड था पर वो आईसीयू में 4:30 पर आए थे। रामचंद्र भी अभी के एमबीबीएस कॉलेज में उसके टीचर थे। असल में रामचंद्र को ड्यूटी के दौरान शराब पीने की आदत थी। इस कारण एक दिन जब वो सर्जरी करने के लिए नहीं जा रहे थे तब पेशेंट की हालत देखकर उस ऑपरेशन को अभी ने उनकी जगह किया था और ये बात रामचंद्र को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। फिलहाल प्रेजेंट में आए तो रामचंद्र को एक अननोन नंबर से अभी मैसेज करता है कि मुझे पता है कि तुमने सीएम के हेल्थ चार्ट में जो लिखा था वो गलत है, इस बारे में बताकर मैं बाहर मीडिया में तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा। अब ये चीज पढ़ते ही रामचंद्र तुरंत जाकर मुखर्जी से मिलता है और उन्हें बताता है कि करीब 2 बजे मैंने ड्रिंक किया और मेरी आंख लग गई। फिर मैं जब 4:20 पर उठा
तो मुझे आरएमओ सर का एक मैसेज मिला जिसमें उन्होंने लिखा था कि 4:15 पे सीएम को दौरा पड़ा था और इसी बारे में मैंने चार्ट में मेंशन कर दिया, तुम जाकर देख लो। ये पढ़कर मैंने उन्हें थैंक यू बोला और फिर मैं 4:30 के लगभग सीएम को देखने गया। अब आरएमओ सर मुझे इस तरह ब्लैकमेल कर रहे हैं, यानी कि ये आरएमओ सर का ही किया धरा है। अब मुखर्जी यहाँ टैग एक्सपर्ट के तौर पर आयशा को हॉस्पिटल स्टाफ में शामिल करता है। वो आयशा से एक सीसीटीवी फुटेज मिटाने के लिए कहता है, जिसके लिए वो मान जाती है। आयशा वैसे यहाँ पर कदाली के रेफरेंस पर आई थी क्योंकि वो उसकी दोस्त थी। अब इसके पहले आयशा उस फुटेज को डिलीट करे, मॉनिटर रूम में अभी गार्ड को कुछ पैसे देने के बाद वहां जाकर उस फुटेज को देखता है। असल में जो ड्रिंक करने के बाद रामचंद्र सो गए थे वो इसीलिए हुआ क्योंकि उनकी ड्रिंक में किसी ने कुछ मिला दिया था और ये जो भी था उसने पीपी किट पहनी हुई थी, जिस कारण अभी उसका चेहरा नहीं देख पाता। इसके बाद अभी आरएमओ से मिलने के लिए जाता है पर उसको ये पता चलता है कि वो अगले 10 दिनों के लिए बाहर गए हैं। अब अभी रामचंद्र के कोट में एक माइक लगा देता है ताकि वो उसे सुन पाए। अब अचानक से उस माइक में किसी और की आवाज अभी को सुनाई देने लग जाती है, यानी कि ये आवाज रामचंद्र की नहीं है। अभी उसे सुनने लग जाता है। वो जो भी था किसी से फोन पर बात करते हुए आईसीयू 9 का पासवर्ड पूछ रहा था, जो कि था XYZ123। इसी आईसीयू में सीएम एडमिट है। तुरंत अभी पहुंचकर देखता है तो वहां रामचंद्र ने अपना कोट छोड़ा हुआ था। अभी अब पता करने की कोशिश करता है कि उसने किसकी आवाज सुनी थी पर उसको पता नहीं लग पाता। इसके बाद अभी आरएमओ को कॉल करता है तो उस फोन को एक स्टाफ नर्स उठाकर बताती है कि सर तो 2:30 बजे एक ऑपरेशन करके दिल्ली के लिए निकल गए थे। इस दौरान उनका फोन यहीं पर रह गया, तब से मेरे पास ही है। असल में हुआ ये था कि आरएमओ ने एक सर्जरी करने से पहले फोन को लॉकर में रख दिया था, पर जब वो सर्जरी करने के बाद बाहर आए तो उन्हें अपना फोन वहां नहीं मिला। अब क्योंकि उन्हें तुरंत दिल्ली के लिए निकलना था तो वो फोन को ढूंढने के लिए बोलकर वहां से निकल गए। उनके जाने के बाद एक वार्ड बॉय को उनका फोन लॉकर के पीछे पड़ा हुआ मिला तो उसने स्टाफ नर्स को दे दिया। तब से ये फोन उसी के पास है। यहाँ बात अब ये फंस गई है कि अगर आरएमओ बिना फोन के 2:30 बजे चले गए थे तो रामचंद्र को मैसेज किसने किया था उनके फोन से। उस चीज के बारे में जानने के लिए अभी सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो देखता है कि वही पीपी किट वाले आदमी ने आरएमओ का फोन लॉकर से निकाला था। अभी नोटिस करता है कि इस आदमी के हाथ में एक टैटू है जो कि हिब्रू भाषा में लिखा हुआ है। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि कॉलेज के दिनों में बिना लाइसेंस के अभी ने ऑपरेशन किया था, इसीलिए उसको रिस्ट्रिकेट कर दिया गया था। तब से वो डॉक्टर्स को ऑनलाइन टीचिंग देता है। प्रेजेंट में कदाली अभी को एक अच्छे से वीआईपी रूम में शिफ्ट कर देती है ताकि उसे कोई दिक्कत ना हो। यहाँ हम साफ देख पाते हैं कि कदाली उसे पसंद करने लगी है, लेकिन अभी का मकसद कुछ और है क्योंकि दिन प्रतिदिन सीएम की हालत बिगड़ती जा रही होती है। अभी पता करता है कि इस टैटू का मतलब होली लुया है, यानी कि वो क्रिश्चियन है। अभी यहाँ पर मौजूद सारे क्रिश्चियन डॉक्टर्स के नामों को देखकर उन पर नजर रखता है पर किसी के हाथ में वो टैटू नहीं मिलता। अब अभी कंप्यूटर रूम में जाता है जहाँ पर वो एक गंदे सिस्टम में देखता है कि XYZ और 123 इन कीज पर कम धूल है और यही पासवर्ड उसने सुना भी था। तो अभी यही पासवर्ड डालता है जिसको डालते सिस्टम खुल जाता है और उसमें ICU 9 नाम से एक फोल्डर होता है जिसमें अभी को एक रिपोर्ट मिलती है जिसकी वो फोटो भी ले लेता है। फिर अगले दिन डॉक्टर्स मीडिया को बताते हैं कि सीएम को अचानक से लंग में कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो उन्हें कुछ और समय लगेगा। अब साथ ही डॉक्टर्स रिपोर्ट की कॉपी मीडिया में शेयर कर देते हैं। अब ये देखकर अभी दंग रह जाता है क्योंकि इस रिपोर्ट में सारी वैल्यूज बिल्कुल वही थी जैसी रिपोर्ट अभी को कंप्यूटर में मिली थी, यानी कि इस तरह की रिपोर्ट्स पहले भी बनाई जा चुकी है। और ये देखकर अभी तुरंत कंप्यूटर रूम में जाता है पर वहां कंप्यूटर नहीं होता, उसे किसी और जगह शिफ्ट कर दिया गया है। इसीलिए वो दूसरी जगह जाकर उस सिस्टम को ऑन करता है पर वो ऑन ही नहीं हो रहा होता है, यानी कि सिस्टम को खराब कर दिया गया है। अभी अब पता करता है तो उसको ये पता चलता है कि इस सिस्टम को डॉक्टर थॉमस ने शिफ्ट करने को कहा है और इसमें से सारे सबूत भी मिटा दिए गए हैं। थॉमस को यहाँ पर सभी टी सुंदरन के नाम से जानते हैं, इसीलिए अभी को उस पर शक भी नहीं हुआ था। मगर अब वो थॉमस पर नजर रखने लग जाता है। रात के वक्त अभी देखता है कि थॉमस की बेटी यहाँ पर एडमिट है और अब उसको बचा पाना नामुमकिन है। थॉमस के पास एक अजीब सा फोन था जिस पर किसी का फोन आता है और ये जिसका भी फोन था थॉमस उससे ये कहता है, मैं अब आपका इस पाप में और साथ नहीं दे पाऊंगा। लोग सच ही कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। कुछ दिन पहले मैंने अपनी बीवी को खो दिया और अब मेरी बेटी भी मरने वाली है। जीसस मुझे सजा दे रहा है। इतना कहकर वो रोने लग जाता है और अचानक से खिड़की से नीचे छलांग भी लगा देता है। अब ये देखकर तो अभी डर ही जाता है। फिर वो थॉमस की बॉडी के पास जाकर उसके फोन को खोजने लग जाता है पर वो वहां होता ही नहीं क्योंकि किसी और ने वो फोन वहां से उठा लिया है। अगले दिन अभी की मुलाकात आयशा से होती है जो उसे देखते हुए कहती है, मैं आपको जानती हूँ, आपने ही मेरे अंकल इजामेल का ऑपरेशन किया था और उन्हें मरने से बचाया था, यानी कि वही इकलौता ऑपरेशन जो अभी ने 3rd ईयर में किया था। दरअसल इस्माइल एक इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट है जिसके चश्मे में कैमरा लगा हुआ था, इसलिए उसमें अभी की वीडियो आ गई थी और इस तरह आयशा ने उसको पहचान लिया था।
ये बात जानकर तो कदाली भी दंग रह जाती है। आयशा आगे बताती है कि इजामेल की इसी हॉस्पिटल में हाल ही में मौत हो चुकी है। वो इस हॉस्पिटल के किसी स्कैम को बाहर निकालने वाला था, लेकिन कर नहीं पाया, और इसी बात का पता करने के लिए मैं यहाँ पर नौकरी पे आई हूँ, ताकि मैं पता कर सकूं कि यहाँ आखिर क्या गलत चल रहा है। ये सब सुनने के बाद अभी अचानक से भाग कर जाता है और आयशा की डेस्क पर पड़े इजामेल के चश्मे से एक चिप निकालता है, ताकि वो देख सके कि इजामेल ने आखिर क्या रिकॉर्ड किया। इस रिकॉर्डिंग में इजामेल बता रहा होता है कि इस ब्रीद हॉस्पिटल में लोगों की जान उनका इलाज करते हुए जाती है। डॉक्टर्स वीआईपी लोगों की सुपारी लेकर उन्हें मार देते हैं। इस बारे में मुझे तब पता चला जब मैं एक कैफे में बैठा हुआ था। असल में सेंट्रल मिनिस्टर के बेटे पर किसी लड़की के बलात्कार करने का इल्जाम था, तो मैं मिनिस्टर के पीए को फॉलो करता रहता था। वही पीए एक कॉफी शॉप में किसी से ये कह रहा था कि जो जज मिनिस्टर के बेटे को सजा सुनाने वाला है उसकी सुपारी दे दी गई है। और ये सुनते ही मैंने जज से मिलकर उन्हें इस बारे में बता दिया था। जज भी बोले कि मुझे तो आए दिन ऐसी धमकियां मिलती रहती हैं, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। इजामेल की आईजी से दोस्ती थी, तो उनसे बोलकर इजामेल ने जज के घर के बाहर सिक्योरिटी टाइट करवा दी। लेकिन एक दिन कोर्ट में ही जज को न जाने क्या हुआ, वो गिर पड़े। उन्हें तुरंत ब्रीद हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां पे पूरे 21 दिन इलाज चलने के बाद उनकी मौत हो गई। और ये चीज मुझे काफी अजीब लगी, तो मैंने जज की वाइफ से इस बारे में पूछताछ की। उन्होंने बताया कि जज का 1 महीने पहले फुल बॉडी चेकअप हुआ था, तब तो सब कुछ सही था, और फिर पता चला कि उनका शुगर लेवल गिर गया है, और हॉस्पिटल जाने के बाद एक के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती गई उन्हें, और आखिर में वो मारे गए। इजामेल उस रिकॉर्डिंग में बताता है कि यही वो समय था जब मुझे ब्रीद हॉस्पिटल पर शक हुआ, क्योंकि जब वो बेहोश हुए थे तब वहां पर ब्रीद हॉस्पिटल की एम्बुलेंस पास ही खड़ी थी, जिस कारण उन्हें तुरंत उसी हॉस्पिटल में ले जाया गया। मैंने चीजों को और खंगाला तो पता चला कि पिछले 4 साल में 2 और वीआईपीज की जान इसी हॉस्पिटल में गई, और करीब 3 साल पहले एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और 2 साल पहले एक धर्मगुरु, इन दोनों को भी अचानक किसी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। एक 17 दिन में मरा और दूसरा 28 दिनों में। एम्बुलेंस वहां हर एक के बेहोश होने से पहले ही मौजूद थी। इसीलिए इजामेल ने एम्बुलेंस के ड्राइवर से पूछताछ की, तो उसने बताया मुझे एक मैसेज मिलता है कि यहाँ चले जाओ, काम पूरा होने के बाद मेरे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, तो मैं कुछ ज्यादा सवाल नहीं करता, क्योंकि मैं एक तरफ से लोगों की जान ही बचा रहा हूँ। और जिस नंबर से एम्बुलेंस ड्राइवर को मैसेज मिलता है वो असल में एक गुंडे का है। वो गुंडा इजामेल को शराब के नशे में पूछने पर बता ही देता है कि ये सब ब्रीद हॉस्पिटल्स के कुछ डॉक्टर्स कर रहे हैं। वो कई 100 करोड़ रुपए चार्ज करके ऐसे ही वीआईपीज को इलाज के नाम पर धीरे धीरे मारते हैं। इस दौरान हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर हेमवती को, जो कि अपने कुछ डॉक्टर साथियों को एक डेथ चार्ट बनाकर समझा रही होती है कि कैसे वो लोग धीरे धीरे दवा के जरिए सीएम की जान लेंगे, और इस काम में इन्हें कुल 24 दिन का समय लगेगा। आगे वो गुंडा बताता है कि मेरा काम सिर्फ इतना रहता है कि मैं इन लोगों की जासूसी करता हूँ, जैसे वो सभी क्या खाते पीते हैं, क्या करते हैं मतलब, और फिर डॉक्टर मुझे एक दवा देते हैं जिससे मैं अपने कॉन्टेक्ट्स के जरिए उनके खाने या पानी में मिला देता हूँ। आखिर में जब उस खाने या पानी को पीकर वो बेहोश हो जाते हैं, तभी वहां पर एम्बुलेंस पहले से तैयार खड़ी होती है। मेरा काम इतना ही रहता है। ये सब उस गुंडे ने बता तो दिया था, पर उसके अगले ही दिन जब इजामेल उससे मिलने गया तो उसे कोई पहले ही मार चुका था, और वहां ब्रीद हॉस्पिटल की एम्बुलेंस पहले से मौजूद थी, जिन्होंने इजामेल को जानबूझकर टक्कर मारी, और फिर एक डॉक्टर ने निकलकर इजामेल को कोई इंजेक्शन देने के बाद एम्बुलेंस के अंदर ले लिया। तब से वो हॉस्पिटल का पेशेंट बन गया, जिसे यहाँ के कुछ डॉक्टर्स ने दवा और इंजेक्शन के जरिए दिन प्रतिदिन उसका काम खत्म किया, और इस तरह इजामेल की भी जान चली गई। अब ये सारी बात जानकर अभी के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि आज पूरे 17 दिन पूरे हो चुके हैं उसके पिता को बढ़ती हुए मतलब, और उन्हें अब कैसे भी करके इसे बचाना है। इसी के साथ कहानी फ्लैशबैक में जाती है। सीएम अपने घर में कुछ और साथी मिनिस्टर्स से बताता है, हाल ही में मैं इंडिया से भी कम जीडीपी वाले एक देश में गया था। वहां मुझे रात को थोड़ा सा फीवर हुआ, तो मैं पास ही के एक हॉस्पिटल में देखने चला गया। उन्होंने मेरा टेस्ट किया, मुझे दवाइयां दी। जब मैंने फी पूछी तो उन्होंने कहा चाहे कोई वीआईपी हो या गरीब इंसान, सबके लिए हमारा हॉस्पिटल फ्री है। ये ना ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और ना ही प्राइवेट, ये बस हॉस्पिटल है। ये चीज देखकर सीएम को उस समय थोड़ा शर्म आई, क्योंकि उनके देश में ऐसे हॉस्पिटल्स क्यों नहीं है ये वो सोचकर परेशान हो रहे थे, जबकि इनका देश उस देश से ज्यादा काबिल है। सीएम कहते हैं मैंने उसी दिन फैसला कर लिया कि मैं अपने राज्य में ऐसा एक हॉस्पिटल जरूर खोलूंगा जो कि पूरी तरह से फ्री होगा, फिर चाहे दवा हो या फिर इलाज, सब कुछ फ्री। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के बारे में अभी प्रोफेसर कुंदन से बताता है। वो ये चीज जानकर कहते हैं कि अभी अगर तुम जो कह रहे हो वो सही है तो देश का ये सबसे बड़ा स्कैम है, पर पहले हमें ये पता करना होगा कि इसमें कौन कौन शामिल है। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। इस दौरान अगले ही पल एक डॉक्टर अभी से आकर कहता है तुम ठीक हो चुके हो, इसलिए तुम्हें डिस्चार्ज किया जा रहा है। अगर कोई दिक्कत होती है तो हॉस्पिटल की जगह दूसरे हॉस्पिटल में दिखा लेना अपने आप को। यही ऊपर से ऑर्डर आया है, यानी कि कोई है जिसको ये पता चल चुका है कि अभी सीएम का बेटा है और वो यहाँ पर क्यों भर्ती हुआ है और अभी का इरादा क्या है, और इसलिए वो अभी को डिस्चार्ज करने के लिए कह रहे हैं। अभी भी जानबूझकर सीढ़ियों से गिर पड़ता है।
अब ये होते ही सीन होता है शिफ्ट, तुरंत हेमंती की तरफ जाता है जो कि अपने साथी डॉक्टर्स के साथ अभी को मारने का डेथ चार्ट डिस्कस कर रही होती है। वो कहती है कि इस डेथ चार्ट के मुताबिक हम अगले 8 दिनों में अभी की जान ले लेंगे। अब इस ग्रुप में देखते हैं तो हेमंती के अलावा डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर दिलीप और डॉक्टर रामचंद्र शामिल होते हैं। इनके साथ इनका एक बॉस भी है, पर वो कौन है ये दिखाया नहीं जाता। इन लोगों ने अभी को 8 दिनों में मारने का प्लान इसीलिए बनाया ताकि किसी को कोई शक न हो। इस हिसाब से अभी और सीएम दोनों एक ही दिन मारे जाएंगे। तो अभी को अब डॉक्टर्स एक एक करके एक के बाद एक इंजेक्शन देना शुरू कर देते हैं और इस दौरान अभी के कहने पर कुंदन एक सीसीटीवी कैमरा आईसीयू 9 में लगा देता है ताकि अभी नजर रख पाए कि कब और कौन आता जाता रहता है। इसी बीच रात करीब 11 बजे कदाली अभी को इंजेक्शन देती है जिससे वो सो जाता है और करीब 3:30 बजे सीएम को दोबारा से दौरा पड़ता है। इस वक्त किसी ने सीएम को इंजेक्शन वगैरह दिया और ये ना तो अभी देख पाया और ये सोचकर कि अभी देख रहा होगा, कुंदन भी उस दौरान सो गया था तो कुंदन ने भी नहीं देखा। अगली सुबह कुंदन को जब हेल्थ चार्ट से पता चलता है तो दोनों को अब कदाली पर शक होता है। इसीलिए पिछली रात की सीसीटीवी फुटेज ये लोग देखते हैं तो रात के करीब 2:30 बजे कदाली ही सीएम को इंजेक्शन देने गई थी और ये देखकर अभी दंग रह जाता है। ये लोग और ज्यादा कंफर्म करने के लिए कदाली को फॉलो करते हैं जिससे किसी का फोन आता है और जिसने फोन किया था वो कदाली को आईसीयू 9 में जाकर सीएम को कोई इंजेक्शन देने के लिए कह रहा था। कुंदन बोलता है कि हमें कदाली को रोकना होगा। अब यहाँ पर अभी थोड़ा जानबूझकर ड्रामा करता है और इस दौरान कुंदन कदाली से उसका फोन लेकर मेडिकल रूम से उसको कुछ लाने के लिए भेज देता है। जैसे ही कदाली मेडिकल रूम में जाती है उसी दौरान कुंदन जल्दी से बाहर से उसका गेट लॉक कर देता है। अब कदाली के फोन पर तो लॉक लगा हुआ था तो उसे ये लोग आयशा की मदद से खोल देते हैं ये देखने के लिए कि आखिर उसे किसका फोन आया था। कुंदन देखता है कि जिसने कदाली को इंजेक्शन देने के लिए बोला था वो कोई और नहीं बल्कि मुखर्जी है, यानी कि इस हॉस्पिटल का हेड। और कुंदन कुछ देर के बाद जब मेडिकल रूम में जाकर देखता है तो वहां शीशा टूटा हुआ होता है और कदाली वहां पर मौजूद नहीं होती। इसके साथ कैमरा झट से टेरेस की तरफ जाकर हेमंती पर जाता है। वो किसी से कह रही होती है कि आज रात को मैं अभी को आखिरी इंजेक्शन 11 बजे देने वाली हूँ जिससे सुबह तक नींद में ही उसे हार्ट अटैक हो जाएगा और फिर सुबह 6 बजे के आसपास उसे डेड डिक्लेयर कर देंगे। दोनों बाप बेटे का खेल एक ही दिन खत्म हो जाएगा। यहाँ पर यह रिवील होता है कि हेमंती जिससे बात कर रही है वो कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर कुंदन ही है। इसी के साथ कहानी 5 साल पहले फ्लैशबैक में जाती है। कुंदन ने इस हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर्स में से 5 ऐसे डॉक्टर्स को चुना जो कि करप्ट हों। कुंदन ने अपने नए साथियों को बताया कि यह आइडिया मुझे एक ऑपरेशन के दौरान आया जब मुझे सक्सेसफुल ऑपरेशन करने के सिर्फ 50,000 मिलेंगे और अगर मैं फेल हो जाता हूं तो 50 लाख। इस ऑफर को मैंने एक्सेप्ट किया और अपनी पहली प्रोफेशनल मेडिकल किलिंग अंजाम दी ताकि मैं अपनी बीवी को 50 लाख की गाड़ी गिफ्ट दे पाऊं। इसी पर मुझे इस नई सर्विस को शुरू करने के बारे में आइडिया सूझा जिसमें प्रोफेशनल तरीके से मेडिकल कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में की जाएगी जिससे किसी को शक भी नहीं होगा और साथ ही साथ कई लोग हैं जो अपने करीबियों को मारने के अच्छे पैसे देंगे, यानी एक ही बार में अच्छे खासे पैसे अंदर हो जाएंगे और ये सब कुछ होगा वीआईपी लोगों की मौत से। इसके बाद पहला केस उसी इंडस्ट्रियलिस्ट का आता है जो जीएसआर कंपनी का मालिक था, लेकिन उसका भतीजा चाहता था कि इंडस्ट्रियलिस्ट मारा जाए और वो उसकी कंपनी को पूरी तरह कब्जा कर ले और इसके बदले वो उनको 150 करोड़ रुपए दे रहा था। पर प्रोफेसर कुंदन को इसके लिए एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो इनका काम और हल्का कर दे। तो यहाँ पर इन लोगों ने उस गुंडे को शामिल किया जिसके लिम्ब में थोड़ी दिक्कत थी। तो कुंदन उसका एक छोटा सा ऑपरेशन सिर्फ इसीलिए कर दिया ताकि उसके अंदर एक बग डिवाइस फिक्स कर सके। वो इसीलिए ताकि ये लोग उस पर नजर रख पाए। उसे भी लगा कि फ्री में ऑपरेशन हो रहा है तो उसने करवा लिया। अब इंडस्ट्रियलिस्ट को हॉस्पिटल लाने के लिए पहले उसकी सारी आदतें इन्होंने पता लगवाई। वो हर हफ्ते अपने परिवार के साथ क्या खाता है उसका बावर्ची को कुछ पैसे देकर इन्होंने उसके खाने में कुछ दवा मिलवा दी ताकि ये फूड पॉइजनिंग का केस बन जाए। बाकी एम्बुलेंस तो वहां पहले से ही मौजूद थी। फिर उसे हॉस्पिटल लाया गया जहां पर डॉक्टर्स ने मिलकर कुछ दिनों में उसको मार डाला। अगला प्रोजेक्ट था 250 करोड़ में धर्मगुरु का। उन्हें हुक्का पीने की आदत थी तो उन्हें हुक्के में कुछ दवा मिला दी और इस तरह करके उन्हें हॉस्पिटल लाया गया। उनकी भी जान चली गई। ये सुपारी गुरुजी के शिष्य ने दी थी क्योंकि दुनिया को दिखाने के लिए गुरुजी अपनी सारी दौलत सिर्फ नाम के लिए उसके नाम किए हुए थे, इसलिए उनके शिष्य ने उन्हें मरवा दिया। इसके 1 साल के बाद जज की सुपारी आई। उन्हें भी इस तरह कोर्ट में एकदम दवा मिलाकर पानी दे दिया गया और उन्हें भी हॉस्पिटल में लाकर खत्म कर दिया गया। इसी बीच जब इजाबेल को उसी गुंडे ने नशे में सब कुछ बता दिया तो उसके शरीर के अंदर जो डिवाइस फिट था उससे हेमंती को पता चल गया। तो कुंदन के इशारे पर थॉमस ने उसकी जान ले ली और फिर इजाबेल को भी एम्बुलेंस से एक्सीडेंट किया और हॉस्पिटल ले आया। फिर बारी सीएम की सुपारी की, जिसे किसने दिया ये तो हमें नहीं दिखाया जाता, पर ये सुपारी पूरे 1500 करोड़ की थी। सीएम के पानी में कुछ मिला दिया गया जिससे उसका शुगर लेवल डाउन हुआ और
उसे खत्म करने के लिए ये सारा खेल हुआ जो आपने देखा। इसी बीच कुंदन को पता चला कि अभी तो सीएम का बेटा है और उसने डेथ चार्ट को डिकोड कर लिया है, तो उसका ध्यान भटकाने के लिए कुंदन ने कदाली को मोहरा बनाया ताकि वो कदाली पर शक करे। रात में कुंदन ने ही मुखर्जी के फोन से कदाली को मैसेज करके सीएम को इंजेक्शन देने को कहा था। फिर बाद में अगली सुबह जब मुखर्जी जा रहा था तो उस दौरान हेमंती ने मुखर्जी को सीएम की रिपोर्ट दिखाई। रिपोर्ट बड़ी थी तो हेमंती के कहने पर मुखर्जी ने कदाली को फोन करके कह दिया कि तुम जाकर सीएम को इंजेक्शन दे दो। इसी वक्त अभी और कुंदन ने कदाली को देखा था और उसे मेडिकल रूम में बंद कर दिया। बाद में कुंदन के साथी डॉक्टर्स आकर कदाली को वहां से लेकर चले गए। वो बेहोश हो गई थी क्योंकि एसी में नाइट्रस ऑक्साइड गैस थी, इसलिए डॉक्टर ने कदाली को ले जाने से पहले वहां की खिड़की को तोड़ा था ताकि सारी गैस बाहर निकल जाए। इन लोगों ने कदाली को एक अलग जगह लॉक कर दिया था। कुंदन अब हेमंती से कहता है कि जब तक अभी की मौत नहीं हो जाती तब तक कदाली को होश नहीं आना चाहिए। इसी दौरान हम सीएम की बीवी को देखते हैं जिसने हॉस्पिटल में अभी को देख लिया था। वो मुखर्जी से कहती है कि कुछ भी करो लेकिन अभी यहाँ से जिंदा नहीं जाना चाहिए। इस पर मुखर्जी कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ, कोई खूनी नहीं, मेरा काम और मेरा धर्म मुझे इसकी इजाजत नहीं देता। देख रहे हो दोस्तों इसको। रात में हेमंती अभी को इंजेक्शन दे देती है और सुबह कुंदन को पता चल जाता है कि कुंदन की जगह हेमंती की मौत हो गई है, जिसे डेड कदाली ने ही डिक्लेयर किया था। अब ये जानकर कुंदन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अभी जिंदा है और जहां कदाली को लॉक किया गया था वहां कुंदन को उसके 3 डॉक्टर साथी की लाश मिलती है और ये देखकर कुंदन को बिल्कुल विश्वास नहीं होता। असल में डे 17 को जब इजामिल की वीडियो के जरिए अभी को इस हॉस्पिटल की सच्चाई पता चली तो उसने कदाली को इस बारे में बताया और ये भी बताया कि मैं सीएम का बेटा हूं। उसने इस पॉइंट पर एक टीम बनाई ताकि वो पता कर सके कि ये कौन डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पैसों के लिए ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथ ही 24 दिन पूरे होने से पहले इन्हें ये सब पता करना होगा। इस टीम में कदाली, अम्मू, आयशा और अभी के अंकल जो कि बहुत बड़े क्रिमिनल लॉयर हैं वो शामिल होते हैं। अब सीएम को ऑपरेट करने वाले डॉक्टर्स में कुंदन शामिल था तो उस पर पहला शक अभी को जाता है। इसे पक्का करने के लिए अभी ने डेथ चार्ट के बारे में और इस हॉस्पिटल के किलिंग के बारे में कुंदन को बता दिया। इसी भी जब अभी को डिस्चार्ज किया गया तो कुंदन पर उसका शक और पक्का हो गया। अभी को पता था कि सीढ़ियों से जानबूझकर गिरने के बाद डॉक्टर्स उसे भी मारने की कोशिश करेंगे, इसलिए अभी ने कदाली से कहा मुझे जो इंजेक्शन वगैरह दिए जाएंगे उसके साइड इफेक्ट्स को फील करके मैं उसके बारे में तुम्हें बताऊंगा और तुम मुझे उसका एंटीडोट दे देना। कुंदन के अलावा अभी को उसके और साथियों के बारे में पता करना था तो वो देखता है कि शर्मा भी उसका इलाज कर रहा है। साथ ही वो ओटी में कुंदन के साथ ही रहता है और साथ ही शर्मा सीएम को भी देखता रहता है। तो इस तरह से अभी को पक्का हो जाता है कि शर्मा भी इनके साथ मिला हुआ है। अब शर्मा के पास सैटेलाइट फोन था। आयशा बताती है कि ये फोन नक्सल्स और टेररिस्ट इस्तेमाल करते हैं तो जरूर ये फोन इस चीज में जुड़े सभी डॉक्टर्स के पास होगा। अब थॉमस ने मरने से पहले बोला था कि उसको लेकर 6 लोग हैं टोटल, यानी उसके मरने के बाद 5 और डॉक्टर्स होंगे जिनमें से शर्मा तो पक्का हो गया। ऐसे ही एक फोन डॉक्टर दिलीप के पास भी था तो वो भी इनके रडार में आ जाता है। इसके बाद कुंदन ने कदाली को लॉक कर दिया था जो कि अभी को पहले से पता था। कदाली को वहां से हेमवंती और रामचंद्र ने निकाला था तो यहाँ पर इन्हें अपने 5 सस्पेक्ट मिल गए थे। ऊपर से कुंदन के कमरे में इससे पहले कदाली को थॉमस का सैटेलाइट फोन भी मिला था जिसे कुंदन ने थॉमस की लाश के पास से गायब कर दिया था और ये पक्का होते ही कि असली मास्टरमाइंड कुंदन ही है। आयशा ने उसका सिस्टम हैक कर दिया जिसमें सभी सैटेलाइट्स फोन का डाटा था। इन लोगों ने पहले मिलकर कुंदन पर उसके 4 डॉक्टर साथी को मारने के बाद उसका इल्जाम डालने की सोच ली थी क्योंकि पुलिस को लाश के पास से कुंदन की कार की चाबी और उसमें लगा चाकू मिल गया था। इसी से खून किया गया था और इसमें कुंदन की उंगलियों के निशान भी थे। ये उंगलियों के निशान कुंदन के इस्तेमाल किए ग्लव से मिले थे। पुलिस कुंदन को अरेस्ट कर लेती है पर वो सीएम के इलाज में इंपॉर्टेंट डॉक्टर्स में से एक था तो उसे इस दौरान हॉस्पिटल में रहने को बोला जाता है। सीएम के ठीक होने के बाद उसको फिर जेल ले जाया जाएगा। कैंटीन में अब कुंदन से अभी बताता है कि हमें थॉमस के फोन से एक मैसेज मिला जिससे हमको ये पता चला कि तुम सभी किसी इमरजेंसी में लिफ्ट 3 में मिलते थे, तो बस इस चीज का इस्तेमाल करने के लिए हमने तुम्हारी चाबी तुम्हारे कमरे से चुराई और साथ ही शर्मा का सैटेलाइट फोन चुराया। उसे तुम्हारे लेटर हेड पर तुम्हारी ही हैंडराइटिंग को कॉपी करके कदाली ने शर्मा को लिफ्ट में आने को कहा। लिफ्ट के सामने हर फ्लोर पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। वहां लिफ्ट में अभी पहले ही चिप लगाकर बैठा हुआ था। जब शर्मा गया तो उसे अभी ने कुंदन के ही चाकू से मार दिया और इस दौरान लिफ्ट को आयशा ने हैक कर दिया था इसलिए वो धीरे चल रही थी। फिर स्टडी टेबल बोलकर अम्मू एक दीवार लिफ्ट के अंदर लेकर गई ताकि वो पीछे की दीवार की तरफ एक डेमो वॉल लिफ्ट के अंदर लेकर खड़ी रहे। इसके पीछे अभी शर्मा की लाश के साथ चिपका रहेगा। इसी दौरान कुंदन को शर्मा के फोन से एक मैसेज आयशा ने किया कि लिफ्ट में आकर मिलो। कुंदन वहां गया। इसी दौरान अभी दीवार के पीछे था। फिर आयशा ने मैसेज किया शर्मा के फोन से कि मैं अभी नहीं आ रहा हूँ। इसलिए परेशान होकर कुंदन लिफ्ट से उतर गया पर इस दौरान उसके लिफ्ट में जाने और आने की फुटेज आ गई। फिर अभी के अंकल ने शर्मा की लाश को स्ट्रेचर के जरिए बाहर लिया और कैमरे के सामने कुंदन से कैजुअली पूछा कि बॉडी कहाँ रखूं सर। उसने भी ऐसे ही बता दिया रास्ता, पर सीसीटीवी में तो किसी को यही लगेगा कि कुंदन उसको ये बता रहा है कि लाश कहाँ रखनी है। ये चीज इन लोगों ने दिलीप और रामचंद्र के साथ की और हर बार कुंदन को लिफ्ट में आने पर मजबूर किया।
इस पॉइंट पर अभी 3 खून कर चुका था। अब लिफ्ट और ज्यादा देर तक आयशा नहीं रोक सकती थी, तो ये लोग हेमंती को तब मारते हैं जब वो अभी को इंजेक्शन देने गई। अभी ने उसे इंजेक्शन दे दिया और उसने वीडियो में कहलवाया कि कुंदन कैसे वीआईपी की सारी सुपारी लेकर उन्हें मारता है और अब वो मेरी और 3 और डॉक्टर्स की जान का दुश्मन बन गया है। हालांकि ये बोलने के बाद भी हेमंती को अभी इंजेक्शन देकर मार ही देता है। तो इस तरह से इन लोगों ने कुंदन के खिलाफ सारे सबूत तैयार किए। रही बात सीएम की, तो उन्हें कदाली और अभी मिलकर एंटीडोट के जरिए बचा लेंगे। पर अभी को ये जानना है कि इसके पीछे है कौन। ये काम था दाजी ग्रुप के मालिक दाजी का, क्योंकि सीएम जो स्टेट में मेडिकल बिल फ्री करना चाहता था, उससे दाजी को बहुत नुकसान होने वाला था। हॉस्पिटल बिजनेस के जरिए ही उसका ज्यादातर प्रॉफिट आता था। इसीलिए हेल्थ मिनिस्टर और डीजीपी ने मिलकर सीएम को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और डॉक्टर्स को सुपारी दी। कुछ दिन के बाद खबर आती है कि सीएम ठीक हो गए हैं और कुंदन, दाजी, डीजीपी और हेल्थ मिनिस्टर सभी एक एक करके हार्ट अटैक के जरिए ब्रीद हॉस्पिटल में मारे जाते हैं, जिनकी जान जाहिर है अभी नहीं ली होती है। इस बारे में जब मुखर्जी को अमू से पता चलता है, तो वो अभी को हॉस्पिटल में आकर प्रैक्टिस जारी रखने को कहते हैं। लेकिन अभी का कहना होता है कि मैं अब इन हाथों से इलाज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने इससे कई लोगों की जान ले ली है। हालांकि जब ये सीएम की बीवी को पता चलता है कि उनके पति को बचाने के लिए अभी ने अपनी जान दांव पर लगा दी, तो उन्हें शौक लगता है, क्योंकि वो खुद उसे मारना चाहती थी। पर अभी ने अब तक उनको दिए वादे के जरिए सीएम को पापा नहीं कहा, वो सर ही कहता है। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।